नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाएं और दूसरों से वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो आज हमारे साथ उपस्थित हैं प्रशांत कालिता जी। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। हम जानना चाहते हैं आपकी स्कूलिंग, आपका एजुकेशन, आपका जन्म स्थान व इस फील्ड के प्रति आपकी रुचि कैसे बढ़ी, उस विषय में दर्शकों से ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। गोविंद विश्वास जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो प्रयास कर रहे हो, आपका जो कोशिश है आर्टिस्ट और आर्ट को किस तरह समाज के हर कोने तक लेके जाया जाए, उनके लाइफ के ऊपर, उनके काम के ऊपर किस तरह से इसका विचार विश्लेषण होए, इसका जो आप कोशिश है ये बहुत ही आदरणीय है। देखिए, मेरा जन्म हुआ था असम के नौगांव ज़िले के एक छोटी सी गांव जलाह गांव में। जलाह गांव प्राकृतिक परिवेश इतना खूबसूरत है, इतना सुंदर है। उसी गांव में मैं पैदा हुआ हूँ और मैं बहुत ही प्राउड महसूस करता हूँ कि मैं उस गांव में पैदा हुआ हूँ और मेरा गांव सच में बहुत सुंदर गांव है। मेरा प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा जो है उसी गांव में सरकारी स्कूल में हमने प्राप्त किया। और मेरा मम्मी पापा और मेरा छोटी बहन, हम 4 लोगों का एक परिवार है। मम्मी पापा बहुत ही इनोवेटिव थे, उन्होंने काफ़ी हमें सपोर्ट किया। और जिस तरह हर माँ बाप अपने बच्चों को लेके चिंतित होते हैं, उनका लाइफ को लेके, उनका करियर को लेके, किस तरह से अच्छा इंसान बनेंगे। पैसा तो हर कोई कमा लेते हैं, लेकिन एक समाज में एक अच्छा सिटीज़न बनना, ये चीज़, ये प्राथमिक शिक्षा हमारे मम्मी पापा ने हमें सिखाया था बचपन में। और मैं बहुत अच्छा नहीं था पढ़ाई लिखाई में, मुझे बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस हम अच्छा नहीं दिखा पा रहे थे। लेकिन हाँ, हम चित्रकारिता करने में हमारा बहुत अच्छा, मुझे बहुत पसंद होता था और मैं बहुत टाइम बिताया भी था। और वो बचपन का बात कह रहा हूँ कि जब हम क्लास 2 और 3 में रहे होंगे, तब गांव के एक शिक्षक है स्वर्गीय प्रदीप बड़ा जी, अभी हमारा बीच नहीं रहे। उन्होंने हमें कला क्या है, कैसे किया जाता है, वाटर कलर हो, पोस्टर कलर हो और कंपोजिशन कैसे किया जाएगा, इसके बारे में हमें शिक्षा दिया था। तब हमने सोचा नहीं था कि हम कभी जाके कलाकार बनेंगे बोल के। हाँ, धीरे धीरे हम जब बढ़ने लगे, बड़े होने लगे, फिर हम और एक स्कूल में, जो कल्लुल आर्ट स्कूल है, हमारे होम डिस्ट्रिक्ट में है, उस स्कूल के एक बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार है, वो भी स्वर्गीय हो चुके हैं, हमारे बीच नहीं रहे, स्वर्गीय प्रणब बरुआ जी, जिन्होंने हमें शिक्षा दिया है, कला क्या है, कैसे है। और सिर्फ कलाकारी सिखाया नहीं गया, उन्होंने हमें ये भी बताया कि आप एक कैसे कलाकार बन सकते हो, कलाकार बनने के लिए आपका क्या चीज़ आपको ज़रूरी पड़ता है, और आपका बाकी विषय जो समाज के लोग एक्सेप्ट करते हैं कि साइंस पढ़ के या आर्ट्स के दूसरे सब्जेक्ट पढ़ के आप कैसे एक अच्छा करियर बना सकते हो। उसी तरह संगीत में हो, चित्रकारी में हो और नाट्य में हो, ये सब में भी, इस तरह के सब्जेक्ट में भी आप एक बहुत अच्छा करियर बना सकते हो। ये बात उन्होंने हमें समझाया, क्योंकि मेरा गुरु प्रणब बरुआ जी, उन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट से पास आउट किया था। फिर बहुत पुरानी बात है, उन्होंने हमें सारा कुछ बताया था कि प्रशांत देखो, आप फाइन आर्ट्स पढ़ के आप एक अपना करियर बना सकते हो। और उनका काफ़ी एक्सपेक्टेशन रहा है हमारे ऊपर कि हमारा शायद चरित्र के बारे में उनको पता था, और हमारा बिहेवियर हो, उनको शायद उन्होंने कभी बहुत अच्छे से क्लोज पर्सपेक्टिव में उन्होंने शायद देखा हो। तो उन्होंने हमें बताया था कि प्रशांत, तुम एक कलाकार बनो, तुम्हारे ऊपर ये एबिलिटी है, तुम कर सकते हो। तो उसी तरह हमारा ये कलाकारी का आज जो हम है, एक आर्टिस्ट है, ये शुरुआत वहीं से हुआ है। उसके बाद
हमने 1 साल के लिए गुवाहाटी आर्ट कॉलेज में दाखिल हुआ था। उससे पहले नौगांव कॉलेज में हम इतिहास जो विषय है इसके ऊपर हमने ग्रेजुएशन के लिए हम पढ़ने का हमने कोशिश किया। बट हाँ, मुझे बहुत पसंद नहीं आया इतिहास सब्जेक्ट को लेके। मैं क्या करूँगा नहीं करूँगा, हमने काफ़ी विचार विमर्श किया हमारा प्रोफेसर सर से। तो फिर मैंने बताया कि नहीं सर, मैं तो अभी मुझे कलाकार बनना है और मैं बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स पढ़ने जा रहा हूँ। तो उन्होंने भी मुझे बताया है तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम बिल्कुल जा सकते हो। और तो फिर मैंने नौगांव कॉलेज छोड़ के गुवाहाटी आर्ट कॉलेज में दाखिल हुआ। तो गुवाहाटी आर्ट कॉलेज पढ़ने के बाद हमने सोचा नहीं, हमें थोड़ा सा और एक अच्छा यूनिवर्सिटी में पढ़ के वहाँ पे शिक्षा लेने का मुझे बहुत ही इच्छा था। तो 1 साल के बाद हम गुवाहाटी आर्ट कॉलेज छोड़ के बड़ौदा MS यूनिवर्सिटी, जो महाराजा सायाजीराव यूनिवर्सिटी बोला जाता है, ये एशिया के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स, वहाँ पे हमें एडमिशन हुआ है। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स 4 साल के जो कोर्स है हमने उसको संपूर्ण करके फिर हमने MFA 2 साल का कोर्स जो है वो कंप्लीट किया। उसके बाद हमें पढ़ने का बहुत ही इच्छा था। तो हम जिस तरह से एक मन में एक सपना था कि हम बड़ौदा MS यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेंगे, वो सपना हमारे पूरा कर लिया। फिर हमने सोचा नहीं, हम विदेश में भी जाके हम पढ़ाई करेंगे। जैसे कि डी मॉनफोर्ट यूनिवर्सिटी UK में हमारा एडमिशन हो गया था। उसी दौरान हमें स्कॉलरशिप भी मिल गया था। रोटरी फाउंडेशन का एक स्कॉलरशिप मिला था, एम्बेसडर स्कॉलरशिप। बट आपको पता होगा कि 2002 में गुजरात भूकंप हुआ था, जिसके कारण रोटरी फाउंडेशन ने हमारा जो 35 लाख का जो स्कॉलरशिप था, उन्होंने बाद में हमारा स्कॉलरशिप कैंसिल करके हमें एक पत्र भेजा है कि आपका जो स्कॉलरशिप का अमाउंट जो है ये विक्टिम्स ऑफ जो अर्थक्वेक है उनको दिया जा रहा है। फिर हम बहुत डिसअपॉइंट हो गए थे कि बट जो भी हो, हमें ये भी खुशी था कि हमारा जो स्कॉलरशिप का पैसा जो है, हम जो बाहर पढ़ने का हमारा सपना था, वो सपना पूरा नहीं हुआ। बट ये जो स्कॉलरशिप का जो पैसा है, जो विक्टिम्स है, उनको ज़्यादा ज़रूरी है हमारा शिक्षा से भी। तो उसके बाद हम दिल्ली आए। दिल्ली में भी काफ़ी कोशिश किया था और पढ़ना था ही, मुझे बाहर जाना था। डी मॉनफोर्ट यूनिवर्सिटी में मुझे सेकंड मास्टर्स करना था। 6 महीने के बाद हमने दिल्ली शिफ्ट करके हम अटल बिहारी वाजपेयी जी का दफ्तर में गया। उनका काफ़ी मेहनत हुआ है उनको मिलना, फिर लेकिन वो भी सपना हमारा पूरा नहीं हुआ। उनसे हम सोच रहे थे कि उनसे मिल के हम कुछ मदद मांगेंगे कि हमें पढ़ने जाने दो, कहीं से कुछ पैसा जुगाड़ हो जाए। बट ये सारे चीज़ सपना ही रह गया है। फिर हम नेशनल म्यूज़ियम में हमने पढ़ना तो था ही हमें, तो नेशनल म्यूज़ियम में मैं गया। जाके मुझे PhD करने का मन में आया। तो AK दास बोल के एक प्रोफेसर रहे डीम्ड यूनिवर्सिटी नेशनल म्यूज़ियम में, म्यूजियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड थे। और उनसे हम मिल के काफ़ी सारे बातचीत हुए और हमने बताया हमारा जो इच्छा था कि हम PhD करके डॉक्टरेट डिग्री लेना चाहते हैं। तो फिर हमसे जब काफ़ी देर 2, 4, 5 दिन 10 दिन हम मिल के बैठे, बात करें, तो हमें उन्होंने एक बात बताया कि प्रशांत, तुम्हें PhD डिग्री लेके करना क्या है? तुम एक कलाकार हो और तुम कलाकार बनना चाहते हो, या कोई आगे जाके तुम PhD होल्डर हो के कुछ कोई प्रोफेसर वगैरह कुछ बनना चाहते? हमने बोला कि नहीं, हमारा इच्छा था हम बाहर जाके पढ़े, बट ये सपना ही रह गया, तो ये पूरा नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं कि हमारा वहाँ बाहर नहीं तो देश में ही हम PhD ही कर ले।
बोला कि नहीं, तुम्हारा जो सपना है ये सपना तुम्हारा कलाकार बनने का सपना है, और तुम ललित कला एकेडमी गढ़ी स्टूडियो में जाके एडमिशन ले लो और तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि तुम MS यूनिवर्सिटी से पास आउट होके आए हो और तुम्हारा गढ़ी स्कॉलरशिप ऑलरेडी तुम ले चुके हो। तुम्हारा एडमिशन होगा ललित कला एकेडमी गढ़ी स्टूडियो में। फिर उनके जो बात उन्होंने बताया है, उसके बाद हम गढ़ी स्कॉलरशिप ऑलरेडी था ही हमारे पास, जब बड़ौदा में था उसी टाइम हमें गढ़ी स्कॉलरशिप भी मिला था। तो हमने आके गढ़ी ललित कला एकेडमी स्टूडियो में हम एडमिशन ले लिया। तब से लेके हम अभी तक अपना जो कलाकारी है ये कंटिन्यूअसली हम कर रहे हैं। हम पेंटिंग स्कल्पचर दोनों ही कर रहे हैं और देश विदेश में एग्जीबिशंस वगैरह कर रहे हैं। यही है हमारा बचपन से लेके जो एक कलाकार बनने का जो एक जर्नी होता है, ये जर्नी यहीं से शुरू हुआ था। जी प्रशांत जी, आपकी जर्नी बहुत ही खूबसूरत है और रोमांचक है। अच्छा, हम जानना चाहते हैं आर्ट आपके लिए क्या है और आपके काम के पीछे किस तरह का कॉन्सेप्ट काम करता है, वह समाज में जो भी हमारी एक दायित्व होता है उसको आप कैसे निर्वहन करते हैं। गोविंद जी, आपका दूसरा प्रश्न यह है कि आर्ट हमारे लिए क्या है, कला एंड कलाकार। मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी कलाकार काम करते हैं जिसमें उनका समाज, सर्कमस्टेंस, कंडीशंस, सेल्फ, ये सारी चीज़ जिनके कामों में रिफ्लेक्ट होता है, उस चीज़ में मैं विश्वास रखता हूँ। समाज में हर व्यक्ति कलाकार है। जो हम चित्रकार है, हम चित्र बनाते हैं कैनवस में। जो मूर्तिकार है, मूर्तियाँ बनाते हैं वुड में, पत्थर में। जो संगीतकार है, संगीत का सुर, लय, इससे संगीत सृष्टि करते हैं। नाट्यकार अपना नाट्य से के माध्यम से परफॉर्मेंस लोगों के सामने रखते हैं। उसी तरह खेत में हाल चलाने वाला भी, वो भी एक कलाकार है। रसोई में खाना बनाने वाले भी, वो भी एक कलाकार है। हर चीज़ में कलाकारी है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग है। हम जो कलाकार लोग सृष्टि करते हैं वो काफ़ी कुछ उसमें सोच होता है, उसका रिपीटेशन नहीं होता है। कोई चीज़ एक बार रिपीट होते हैं तो वो उसको हम कलाकारी नहीं बोलेंगे। जिस तरह से किचन में खाना बनाने वाला हर दिन, वो भी कलाकारी तो है, लेकिन उसमें एक रिपीटेटिव एक माध्यम है। बट कैनवास में काम करने वाला, पत्थर काट के मूर्तियाँ बनाने वाला, ये रिपीटेशन नहीं होता है। इसके आगे सोच होता है, और ये जो सोच है, इसका जो अर्थ है, ये हमारा समाज, हमारा परिवेश, हमारा आसपास के जो भी हैपनिंग्स है, हम जो कुछ एक्वायर करते हैं, हम जो कुछ देखते हैं, उसी से ये सारे चीज़ आते हैं। एक इमेजिनेशन होता है। हम जो भी चीज़ देखिए, प्रकृति ऐसा एक है कि सब कुछ तैयार करके रखे है। सब, जैसे प्लेटो ने कहा था उनके थ्योरी में, आर्ट इज एन इमिटेशन, आर्ट नॉट ए क्रिएशन। क्योंकि आर्ट इज ट्वाइस कॉपीड फ्रॉम द नेचर। जैसे प्लेटो का कहना यह है कि आप जो भी कुछ कलाकार चीज़ें एक्वायर करते हैं, उनका कैनवास में जो उतारते हैं, या मूर्तिकार जो पत्थर में जो काटते हैं, ये सारी चीज़ नेचर ने ऑलरेडी बना के गया है। हाँ, तो उसी तरह वो
सेज आप दोबारा से आपका माइंड में एक्वायर करते हो, और माइंड से आप दोबारा से, माइंड भी एक आपका शरीर का जो अंग है, माइंड ये भी आपका प्रकृति का ही एक अंग है। तो दोबारा से आप उस माइंड से जब चीज़ आप कैनवास में उतारते हो, ये 2 बार आपने कॉपी किया है। तो ये जो कॉपी वर्क है, हाउ कम इट इज़ द क्रिएशन, ये क्रिएशन नहीं हो सकता, ये इमिटेशन है बोल के प्लेटो ने कहा था। बट उनका जो डिसाइपल है, उनका जो कंटेम्प्रेरी है, एरिस्टोटल ने कहा था नहीं, आर्ट कभी भी इमिटेशन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हर आर्टिस्ट का इमोशन जुड़ा हुआ है इसमें। कोई भी चीज़ हम ड्रॉ करने जाते हैं तो उस चीज़ में आर्टिस्ट का जो इमोशन है, हर इंडिविजुअल का जो इमोशन होता है, उस इमोशन जुड़ा रहता है उनके 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 भावों में, उनका काम करने का तरीके में। ये इमोशन के कारण ये इमिटेशन हो ही नहीं सकता है, ये क्रिएशन होता है। उसी तरह हम जो कलाकार कैनवास में काम करते हैं, इसका हर एक का अलग अलग अर्थ होता है, और वो सारी चीज़ जो भी कुछ नेचर से भी आते हैं, उसका इमेजिनेशन होता है, और उसका आगे के लिए भविष्य जो है उनका सोच विचार होता है। उसके बाद आप कुछ कर पाते हैं कैनवास में। मैं तो कहता हूँ कि मैं जब स्टूडियो में बैठता हूँ अपना खाली कैनवास के सामने, मेरा डायलॉग होता है। मैं आपस में एक कैनवास, जैसे कि मैं आपसे ये कुछ शब्दों में मेरा भाव जो है, मेरा जो सोच है आपको बता रहा हूँ, उसी तरह मैं कैनवास के सामने भी एक साइलेंट कन्वर्सेशन होता है। उस साइलेंट कन्वर्सेशन से मैं बातें करता हूँ कैनवास में। ये प्रकृति का जितना भी नियम हो, और ये भी एक नियम ही है, उस नियम से हम उसको हम फॉलो करते हैं, उसी से हम अपना कलाकारी करते हैं। लेकिन इसमें 2 चीज़ें होता है, गुड वर्क ऑफ आर्ट एंड द बैड वर्क ऑफ आर्ट। गुड वर्क ऑफ आर्ट वो कहा जाता है जिसमें आप खुद रिफ्लेक्ट होते हो। एक आर्टिस्ट जो है, एक समाज से आप अलग नहीं हो, आप समाज के ही एक व्यक्ति हो, जो आप बहुत क्लोजली आप सारी चीज़ आप ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, सोचते हो, और कुछ आर्ट जिससे उससे आप अपना स्टूडियो में बैठ के कैनवास में वो सारी चीज़ आप उतारने का आप कोशिश करते हो। लेकिन कुछ आर्टिस्ट, जब बैड वर्क ऑफ आर्ट का मैं बताऊंगा, जो हमेशा दूसरे का चीज को कॉपी करके ब्यूटिफिकेशन को लेके काम करते हैं, उसमें कोई अर्थ नहीं होता है। जिस चीज में, जिस पेंटिंग में, जिस स्कल्पचर में कोई अर्थ नहीं है, वो कभी भी हम उसको गुड वर्क ऑफ आर्ट बोल के हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो मैं अपने आप को जो बताना चाहूँगा कि मैं काफ़ी संघर्ष करता हूँ। संघर्ष का ये मतलब नहीं होता है कि आप फाइनेंशियल संघर्ष हो रहा है, इससे नहीं। आपका जो इमेज मेकिंग होता है, आप जो सोचते हो, आप जो उस सोच को किसी आकार देना चाहते हो कैनवास में, उसका भी एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है। जिस तरह एक माँ एक बेबी को कंसीव करते हैं, 9 मंथ्स कितने दिन अपना पेट में वो बड़े करते हैं, और उसी तरह हम सब लोग, हम कलाकार लोग, एक एक पेंटिंग बनाने का जो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना टाइम लग जाता है। कई बार तो 6 महीने तक आपका एक कैनवास में कंप्लीट नहीं होता है। ये सारे चीज, द सेम प्रोसेस, हम एक माँ के जैसा एक बच्चे को जिस तरह से जन्म देते हैं, उसी सेम चीज हम अपना कलाकारी में करते हैं। और जब बच्चा पैदा होता है, जब उसी तरह हमारा जब एक पेंटिंग कंप्लीट होता है, उस खुशी को हम महसूस कर पाते हैं, जो एक माँ अपना बच्चा पैदा करने के बाद जो खुशी महसूस करती है। इसीलिए मेरा काम करने का जो तरीका है, आपको पता होगा, मैं एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटर हूँ। एब्स्ट्रैक्शन मेरा एक लैंग्वेज है। मैं जो भी चीज़ देखता हूँ, मेरा जो भी चीज़ एक्वायर करते हैं मेरा माइंड, वो सारी चीज़ मेरा जो पर्सनालिटी है,
मैं जिस तरह का एक इंसान हूँ, मेरा बिहेवियर जो है उसके अकॉर्डिंग वो सारे चीज़ उसका एप्लीकेशन होता है सरफेस के ऊपर। आपको पता होगा मैं थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर वाला इंसान हूँ, बहुत एग्रेसिव मेंटलिटी का इंसान हूँ, और उस पर्सनैलिटी में जिस तरह से आपका ब्रश स्ट्रोक्स, आपका कलर प्लेट, ये सारे चीज़ बनते हैं, और मेरा कलर प्लेट का बहुत लोग बोलते हैं कि मैं बहुत अर्थी कलर यूज़ करता हूँ। यस, मैं उस एरिया से बिलोंग करता हूँ जहाँ मेरा बचपन गुजारा है। मैं असम के हूँ, असम के रहने वाला हूँ। अभी फ़िलहाल तो मैं दिल्ली में एस्टेब्लिश हो गया हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन मेरा बचपन का जो चीज़ है जहाँ मैं पैदा हुआ था, वो सारी चीज़ मैं मिट्टी के साथ जिस तरह से खेलता था, बालू के साथ जिस तरह से खेलता था, ये सारी चीज़ कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में मेरा काम में रिफ्लेक्ट होता है, और वो मेरा कलर प्लेट उस तरह से बन जाता है। मैं अगेंस्ट नेचर कुछ कर नहीं सकता। मेरा नेचर में जो है, मेरा अंदर का जो प्रकृति जो है, उसके अगेंस्ट में जाके मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। कोई नहीं कर सकता है। अच्छे कलाकार कोई अपना जो नेचर है, नेचर के अगेंस्ट में कोई कुछ क्रिएट नहीं कर सकता है। मेरा जो नेचर है उसके मुताबिक मैं अपना कलर प्लेट बनाता हूँ, उसके मुताबिक मेरा जो फॉर्म्स क्रिएट होता है वो क्रिएट होता है। कई सारे चीज़ एब्स्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको सोचना पड़ता है, आपको देखना, जो व्यूअर्स है उनको भी उतना ही टाइम देना होता है जिस तरह से एक कलाकार उतना कैनवास में उतना टाइम देते हैं। इसका अर्थ बहुत सारे होता है। अपना अपना व्यूअर्स अपने व्यू पॉइंट से लेके, अपना परसेप्शन से लेके उसको देखने का कोशिश करते हैं, अपने को रिलेट करके देखते हैं। लेकिन कई बार क्या है कि आर्टिस्ट कब कहाँ कैसे पैदा हुआ था, उनका समाज का परिस्थितियाँ क्या थी, ये सारे चीज़ उनका काम में रिफ्लेक्ट होता है। और देखिए, कोई भी चीज़ डेवलपमेंट का जो बात होता है, कोई हम समाज सिविलाइजेशन के बात करते हैं, डेवलपमेंट का बात करते हैं, ये सारी चीज़ जो कलाकार का जो काम है उसके ऊपर डिपेंडेंट होकर ही आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप मोहनजोदड़ो हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में आप जब कहेंगे तो हमारा पूर्वज कहाँ थे, कैसा थे, क्या गुफा में रहते थे, कैसे थे, हम कैसे ही आज आके इस साइंटिफिक डेवलपमेंट के बारे में आ गए हैं। एक दिन में ये सारे परिवर्तन नहीं हुए हैं, परिवर्तन के लिए हज़ारों साल लगे हैं। ये हज़ारों साल के पहले ये जो शेष थे, हमारा जो समाज का परिस्थितियाँ थे, ये सारे शेष कहाँ से हम देख पाते हैं? जो उस टाइम के आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग जहाँ से वो आर्टिफैक्ट्स हमें मिला है, उस आर्टिफैक्ट्स के ऊपर निर्भर करके आज हम बता सकते हैं कि हमारा आज का समाज एक डेवलपमेंट का समाज है। और उसी तरह आज जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट जो काम कर रहे हैं और करके गए हुए हैं, इस दुनिया से चले गए हैं, इनका जो जस्टिफिकेशन होगा आने वाला 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल के बाद होगा। क्योंकि कलाकार तो चले जाते हैं, लेकिन उनका जो किए हुए जो क्रिएशन जो है इस दुनिया में कहीं ना कहीं लोग सुरक्षित प्रिजर्व करके रखते हैं, और ये चीज़ कभी मरते नहीं हैं। आने वाला जो जेनरेशन होंगे वो विचार विमर्श करेंगे इसका आगे क्या होगा, नहीं होगा। और हमारा आज का जो समाज है ये 500 साल के बाद, 1000 साल के बाद लोगों को समझ में आएगा, और उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करके जो आज कलाकार लोग सृष्टि करके गए हैं। जी प्रशांत जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और अब हम जानना चाहते हैं, जो कलाकार का एक समाज में एक रोल है, जो उसे किस तरह देखा जाना चाहिए, उसको किस तरह से समझा जाना चाहिए, उस विषय में आप क्या सोचते हैं? उस विषय में ज़रूर कुछ अपना पक्ष रखिएगा। गोविंद जी, आपका तीसरा प्रश्न ये है कि वर्तमान परिस्थिति और किसी भी परिस्थिति में कलाकार लोग किस तरह से उनका रोल प्ले होता है और किस तरह से उनका थॉट प्रोसेस एक्सप्रेस होता है। देखिए, ये इसके बारे में मैं कुछ बात पहले ही बोल चुका हूँ कि कोई भी समाज
संगठित तभी होता है जब उस समाज में संस्कृति होता है, कला होता है, साहित्य होता है, संगीत होता है। इसके बिना आप कोई भी एक समाज क्रिएट कर ही नहीं सकते हो। लेकिन आज जो हम ये तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं, इसमें जो परिवर्तन आए हैं, ये परिवर्तन एक पॉजिटिव वे से जो होना चाहिए था वो पॉजिटिव नहीं हुआ, ये काफ़ी नेगेटिव वे से ये परिवर्तन हुए हैं। ये हम नज़रअंदाज करके रखे हुए हैं इस चीज़ को। लेकिन इसको आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि बेंगलोर के जो राइटर है, जो एक बहुत ही एमिनेंट राइटर है M.M. कलबर्गी, जिनको पॉलिटिकली मर्डर कर दिया गया है, और असम के एक मशहूर रिपोर्टर जिनका नाम है पराग दास, आज कम से कम 15 साल पहले उनका भी मर्डर हो गया था। ये अच्छी बात नहीं है। ये किसी भी देश का एक प्रगति जो होता है, इस तरह से जो इंटेलेक्चुअल, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, इनको आप ख़त्म करना चाहते हो, इनको आप इनका आवाज़ बंद करना चाहते हो, इनका आप अभी देखिए एक असम के और एक इंसिडेंट हुआ था। एक बहुत ही अच्छा काम करने वाला एक जो आर्टिस्ट है, उन्होंने कुछ आवाज़ उठाया था। उनका पेंटिंग में उन्होंने कुछ स्लोगन लिखा था, जिसके कारण अरुणाचल पुलिस और असम पुलिस ने उनको जेल में बंद कर दिया है। उस तरह से दिल्ली में भी कई सारी घटना घटी है। इंडिया हैबिटेट सेंटर विजुअल आर्ट गैलरी में भी काफ़ी पेंटिंग का तोड़फोड़ हुआ है। ये एक आप एक्सप्रेशन को किस तरह से दबाने का कोशिश कर रहे हो? ये क्या परिवर्तन हो रहा है? ये क्या प्रगति हो रहा है? मैं किसी भी रिलीजन को लेके बात नहीं कर रहा हूँ। आप आर्टिस्टों को दबाने का कोशिश कर रहे हो, आप राइटर्स को दबाने का कोशिश कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। इससे आप एक कंस्ट्रक्टिव सोसाइटी क्रिएट नहीं कर सकते हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है उन इंटेलेक्चुअल का बातों को समझना। आज आप देखिए अपना देश में एक जो दो बहुत बड़े प्रतिष्ठान है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, उनका हालत देखिए। जो आप देश विदेश में तमाम म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में जाइए, आप लोक म्यूजियम में जाइए, आप टेट म्यूजियम में जाइए, आप बाकी तमाम जितने बड़े बड़े म्यूजियम्स है उसमें जाके देखिए आर्टिस्टों का क्या सम्मान है, उनको किस तरह से उनका काम प्रिजर्व किया जाता है। ये आज के लिए थोड़ी ना है, ये नेक्स्ट जनरेशन के लोग आएंगे, देखेंगे आज का परिस्थिति, आज का समाज व्यवस्था क्या है, वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए इनको प्रिजर्व किया जाता है। लेकिन अपना देश में देखिए, आज ललित कला अकादमी के बारे में बोलो, आप नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के बारे में बोलो, कुछ है ही नहीं। कितने आर्टिस्टों का काम कलेक्शन है इसमें? ये बहुत डिसअपॉइंटिंग वाली बात है। आप एक तरफ आप कहते हो कि आर्ट का प्रमोशन होना चाहिए, दूसरी तरफ आप कोई भी आर्टिस्ट गैलरी बुक करने जाते हो तो 18% आप GST लगा के रखते हो। जब आर्टिस्ट भुखमरी में जीते हैं, आर्टिस्ट बहुत मेहनत करके 2-4 पैसा कमा के मटेरियल खरीद के अपना काम करते हैं, आप उनका काम सेल होता है, पेंटिंग सेल होता है, स्कल्पचर सेल होता है, उसमें 12% आप GST लगा देते हो। पेंटिंग करने के लिए जो मटेरियल खरीदना होता है, कलर खरीदना होता है, कैनवास खरीदना होता है, उसमें आपका 18% GST लगा देते हो। ये क्या प्रमोशन है? ये सब होने के बावजूद भी आर्टिस्ट का कोई भी समाज में कोई रेस्पेक्ट नहीं है। आप संवाद माध्यम, आप हमेशा सुबह से लेकर शाम तक आप इस राजनेताओं ने ये कह दिया, उस राजनेताओं ने ये कह दिया, यहाँ पे लड़ाई हो रहा है, वहाँ पे लड़ाई हो रहा है। ये डिकंस्ट्रक्टिव वाला जो बातें हैं हमेशा डे 1 से सुबह तक आप सुनते आ रहे हैं। कोई भी कंस्ट्रक्शन वाली बात कीजिए ना। इतने बड़े बड़े कलाकार लोग हैं, इतने बड़े बड़े साहित्यकार लोग हैं, इतने बड़े बड़े संगीतकार लोग हैं, उनका कोई रेस्पेक्ट नहीं है। एंटरटेनमेंट नाम के नाम पे आप लोगों ने ये जो बॉलीवुड का जो कुछ चीज़ें जो लोग हैं उनका हमेशा प्रसार करते रहते हैं। शास्त्रीय संगीत का कोई भी महत्व नहीं होता इस देश में। इसीलिए हम कहते हैं कि कुछ परिवर्तन हो, कुछ ऐसे कोई समझने वाले लोग आए कि
आर्ट एंड कल्चर, साहित्य, ये सारा कुछ एक अच्छा दिशाओं में लेके जाए, तभी जाके हम एक अच्छे सोसाइटी बना पाएंगे। आज शिक्षा के बारे में हम बात करते हैं, बच्चों को हम क्या शिक्षा देते हैं? सुबह शाम आप टीवी खोलो तो आपका ये वहां पे क्राइम हो रहा है, वहां पे क्राइम हो रहा है, इसको कैसे बंद कर सकते हैं? इसीलिए बहुत जरूरी है सबको समझना, सबको आगे आना, और इस सबसे बड़ा भूमिका होता है संवाद माध्यम को। मैं आज इस मंच से उन तमाम रिपोर्टर्स लोगों को, टीवी चैनल्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप आर्ट एंड कल्चर को आगे लेके आएंगे, तभी हम कुछ इस भारतवर्ष का जो इतिहास है उसको हम रक्षा कर पाएंगे। आज ये नहीं होना चाहिए कि किसी का फ्रीडम को आप दबाने का कोशिश करो। एक गणतांत्रिक देश है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये हमारा अधिकार है। हम आवाज उठा रहे हैं, आप हमारा आवाज को क्यों दबाना चाहते हो? हमसे क्या डर है आपको? हम तो कोई क्राइम नहीं कर रहे। जहां क्राइम होता है वहां पे आप लोग कुछ बड़ी कर ही नहीं पाते हैं। और एक इसका मतलब सबसे बड़े ताकतवर वही साहित्यकार होंगे जिनका कलम तोड़ देते हो, वो कलाकार होंगे जिनका आपका पेंटिंग फाड़ देते हो। इतना क्यों डर है आपके अंदर? क्यों डरते हो? ये बुद्धिजीवी से, ये इंटेलेक्चुअल से क्यों डरते हो? हम क्यों ना साथ में आके बात कर सकते हैं, आपस में डिस्कस करके कुछ हल निकाल सकते हैं? गोविंद जी, ये बहुत चिंतित वाली विषय है, और मैं जो भी कुछ बोला हूं, मेरा दिल की बात बताया हूं। इसके लिए मुझे कोई डर नहीं है। हो सकता है कि मेरा आवाज को दबाने का, मेरा कर्म को, जो मैं पेंटिंग करता हूं, इसको खत्म करने का प्रयास कोई लोग कर भी सकते हैं, लेकिन हाँ, एक प्रशांत खत्म होने से प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाता है। प्रॉब्लम का हल तभी निकलेंगे जब हम एक ही प्लेटफॉर्म में आके डिस्कशन करके उसका कुछ सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। धन्यवाद जी प्रशांत जी, जिस तरह से आपने बेबाकी से अपनी बातें रखी उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और दूसरी बात, कोई ऐसा इंसिडेंट जिसने आपके लाइफ को टर्निंग पॉइंट दिया हो, आपके इस कला क्षेत्र में एक सीढ़ी जिसको आप कहते हैं, उस विषय में भी आप दर्शकों से ज़रूर कुछ शेयर करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं। हमारा बचपन जो है, कुछ चीज़ें आज मैं इस मंच में जिक्र करना चाहूँगा। मैं भूलना चाहता था वो सब चीज़, बट सच्चाई को कोई ढक नहीं सकता है। और ये सच्चाई जो है, ये समाज के सामने आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्यक्ति से समाज बनते हैं, और हर व्यक्ति का एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आने वाला जो पीढ़ी है, आने वाला जो जनरेशन है, उनको किस तरह मोटिवेट कर पाए, उनके लिए रास्ता दिखा पाए। इसीलिए मुझे लगता है कि मैं उस चीज़ को आज इस मंच में जिक्र करूं। तब मैं शायद क्लास 8 और 9 में पढ़ा हुआ होगा। हमने गुरु शंकर देव का जो उनका जो संगीत है, उनका जो खोल वादन है, उनका जो नृत्य है, इसका एक प्रतिष्ठान था वहाँ हमारे गांव के आसपास ही। तो हमने जो गुरु शंकर देव का जो खोल वादन होता है, एक खोल वादन सीखा था। और इस विद्या को देने के लिए माजुली सत्र से 2 गुरु आए हुए थे, जिन्होंने हमें ये शिक्षा दिया था।
अभी भी मुझे ये बात याद है, उस ग्रुप में शायद 10-11 लोग रहे होंगे जो हमारे एज ग्रुप के ही रहे। 3-4 साल शिक्षा लेने के बाद एक बार ऐसा हुआ कि ये जो दिल्ली में गणतंत्र दिवस होता है, जहाँ हर प्रदेश से कल्चरल ट्रूप्स को बुलाया जाता है, उस समय में उस साल हमारा उस ग्रुप को बुलाया गया था। हाँ, ये बहुत ही बोलने के लिए भी मुझे मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ उस चीज़ को लेके। मेरा ही गांव के, मेरा ही घर के कुछ लोगों ने उस ग्रुप में से मेरा लिस्ट में से मेरा नाम इरेज कर दिया, काट दिया, और बाकी सब लोग दिल्ली में आके गणतंत्र दिवस में वो परफॉर्मेंस दे के गए और मैं अकेले रह गया। मेरा लाइफ में और एक बहुत बड़ा झटका लगा था और शिक्षा भी मिला था मुझे। मेरे अंदर इतना एक स्ट्रांग डिटर्मिनेशन मैंने जन्म दिया है। उसी दिन मैं किसी को बोला नहीं था ये सारी चीज़ मेरे अंदर जो हलचल हो रहा था, मैंने किसी को नहीं कुछ बताया था। बट मैंने एक प्रतिज्ञा लिया था। वो प्रतिज्ञा ये था कि प्रशांत, जिस जगह पे तुम्हें आज तुम्हारे गांव के कुछ लोगों ने, तुम्हारे परिवार के कुछ लोगों ने तुम्हें छोड़ के गया है, तुम्हारा गुरुओं ने भी तुम्हें छोड़ के गया है, वो तुम्हारा आशीर्वाद हो जाए, आशीर्वाद बने और तुम उस जगह पे जाके एक दिन अपना घर बनाओगे, तुम कलाकार बनोगे। वो प्रतिज्ञा मैं उसी समय ले लिया था जब मैं बालक था। अच्छा बुराई का मुझे शायद ही कुछ समझ आता था, लेकिन जो डिटर्मिनेशन मेरे अंदर आ गया था, आज तक मैं भूल नहीं पा रहा हूं उस दिन को। वो हालचाल जब भी मेरा दिमाग में ये चीज़ आते हैं, मैं अभी भी मेरा शरीर हिल जाता है। क्या हुआ था मेरे साथ उस समय? नर्वस ही नहीं, मेरा ऐसा हो गया था कि मेरा गुरु ने मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। मेरा कुछ लोगों ने, जो करीब के कुछ लोग थे, परिवार के ही लोग थे, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, मेरा परिवार के बहुत करीब के लोग थे जिन्होंने मेरे साथ ये अन्याय किया था। लेकिन आज शायद उस वजह से मैं जब अपने काम के ऊपर प्रतिबंध हो गया हूँ, मैं एक कलाकार बनने का मैं जो सपना शुरू हुआ था, वो भी एक बहुत बड़ा कारण था। बिल्कुल प्रशांत जी, मुझे लगता है इस तरह के इंसिडेंट की वजह से ही कलाकार एक हट ले लेता है, जिसकी वजह से वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में सफल होता है। और दूसरी बात ये कि जो कलाकार की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं, वह आप उसको किस तरीके से निभाएं, उस विषय में भी दर्शकों से ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। ये हमारा अंतिम प्रश्न है। आखिर में मैं ये बताना चाहूँगा, सब कुछ संस्कार के ऊपर डिपेंडेंट है। हमें हर एक समाज के हर एक लोग संस्कारी होना चाहिए। एक पीसफुल लाइफ हर कोई इंसान आशा करते हैं कि हम एक फियरलेस सोसाइटी बना पाए। जिस तरह से आपका ये सवाल रहा है कि आर्टिस्ट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यस, आर्टिस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर्टिस्ट शुरू से लेके अब तक उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। उनका जो साधना है, उस साधना के जरिए समाज में एक नया दिशा देने का रास्ता दिखा रहे हैं। उसी तरह
समाज के हर एक इंसान का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम किस तरह एक अच्छे सोसाइटी बना पाए। आज जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है अपना देश में, अपना भारतवर्ष में, ये दुनिया जानते हैं। आज हर फील्ड में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत लोग अच्छे से अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ अभी भी है कि उनको समझना बहुत ज़रूरी है। ये तमाम बातें जो मैंने बताए हैं, इसमें से बहुत सारी बातें ऐसे होंगे कि किसी को अच्छा नहीं लग सकता है। जो अच्छा नहीं लग सकता है, मैं उन सबको ये बात बताना चाहूँगा कि मैंने मेरा दिल की बात आपको बताया है। मेरा जो मम्मी पापा ने मुझे जो संस्कार दिया है एक अच्छा सिटीजन बनने का, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का, ये संस्कार मैं अपना बच्ची को भी देता हूँ। मैं एक बच्ची का बाप हूँ। मेरा एक छोटी सी परिवार है, मम्मी पापा, मेरा बहन, मेरा ब्रदर इन लॉ, मेरा नीज़, मेरा इन लॉज, मेरा वाइफ बंडाली, मेरा डॉटर प्रियाक्षी। हम सब लोग एक इच्छा करते हैं कि हम अच्छे से अपना ज़िंदगी निभाएं, और उसी तरह मैं हमेशा मेरा दोस्तों से जब भी हम बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर को लेके, हमेशा ये सब चीज़ लेके बात करते हैं कि हम किस तरह इस दुर्नीति मुक्त एक समाज बना पाए, और उसके लिए हम आर्टिस्टों को मिलजुल के कुछ काम करना चाहिए। और जितने संगठन है सामाजिक और सरकारी, सब लोग आगे आए, एक अच्छा ज़िंदगी जिए और ऐसा कुछ पॉलिसी बनाए ताकि जितनी कमियां हैं वो सारे कमियां पूरी हो जाए और एक पीसफुल सोसाइटी बने। जितने नए कलाकार आज अपना पढ़ाई पूरी करके अपना जो आर्ट का प्रैक्टिस है वो लोग कर रहे हैं, उनके लिए भी मेरा एक अनुरोध है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट सेक्रीफाइस। आपको कोई अच्छा काम करने के लिए कुछ चीज़ है ऐसा कि आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अच्छे काम करने के लिए बहुत टाइम लगता है, बुरे काम करने के लिए बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन अच्छा काम करके हम जो कंट्रीब्यूट करेंगे वो आने वाला जनरेशन हमें याद रखेंगे। आप लोग और हम सब लोग मिलके आइए एक बहुत अच्छा समाज, बहुत अच्छा एक संस्कारी समाज हम गठित कर पाए। ये कह के मेरा जितने सारी बातें मैंने बताए हैं, बहुत लोगों को अच्छा लगा होगा, बहुतों को बुरा लगा होगा, बट मैंने जो भी कुछ बताया है मेरा दिल की बात बताया है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी, आपने इतना सारा समय निकाला इस बातचीत के लिए, और उन दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस बातचीत को मन लगा कर सुना। और सभी दर्शकों से एक निवेदन है कि इस बातचीत के जो भी सारांश, जो आपके प्रतिक्रियाएं हैं, वो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिखें नीचे कमेंट बॉक्स में, और दूसरों से वीडियो को शेयर ज़रूर करें। गोविंद विश्वास जी, आप एक बहुत अच्छे कलाकार हैं। आप भी बड़ौदा MS यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रह चुके हैं। आपका ये जो प्रयास है आर्टिस्ट के काम और उनके लाइफ को समाज के सामने रखने का और उनको दिखाने का, ये बहुत ही आदरणीय है। ये मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जो व्यूअर्स है, आप ज़रूर इनका जो YouTube चैनल है ज़रूर देखिए। ये इसीलिए देखने का ज़रूरत है, इन्होंने बहुत सारे आर्टिस्टों का इंटरव्यू लिए हैं और एक कलेक्टिव अप्रोच है फ्यूचर जनरेशन के लोगों के लिए। एक डॉक्यूमेंटेशन हमेशा बना रहेगा।
इंडियन आर्ट एंड आर्टिस्ट को किस तरह से एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में लेके जाने का एक जो कोशिश है इन्होंने बहुत अच्छे से निभाए हैं। मैं हर व्यूअर्स को एक कहना चाहूँगा, इनका जो यूट्यूब चैनल है सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर देखिए और बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आपका धन्यवाद हम व्यक्त करते हैं और दर्शकों से निवेदन करते हैं कि वो दूसरे व्यक्तियों से, दूसरे जो भी आर्ट लवर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों से इस वीडियो को, इस तरह के जो भी वीडियोस हैं उनको शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि इससे ये एक कलाकार का अनुभव है जो पूरा जीवन का एक निचोड़ है जो आपको सुनने को मिलता है और इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जानने को मिलती हैं। तो अवश्य आप इस चीज़ को शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद।